गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं अवनीश सिंह तोमर और केमिस्ट्री सीरीज में हम विद्युत रासायनिक श्रेणी के अगले वीडियो को पढ़ रहे हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कह सकते हैं आप। तो आपने अगर कल की वीडियो पढ़ी है तो आप जानते होंगे भाई कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जो धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव होते हैं, धातुओं को उनके क्रम से व्यवस्थित करने पर या तो बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होगी उसी श्रेणी को हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी। और हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी में मानक इलेक्ट्रोड विभव का बढ़ता हुआ क्रम लिया था। जैसे आगे की चीजें पढ़ने के लिए थोड़ी सी पीछे की चीजें बतानी आवश्यक हैं। जैसे हमने देखा था विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर हमने लिथियम को रखा था, सही है, कुछ धातुओं को छोड़ते हुए। जो इंपोर्टेंट है मैं केवल वही लिख रहा हूं। उसके बाद हमने पोटेशियम इंपोर्टेंट धातु देखी थी। उसके बाद हमने कैल्शियम इंपोर्टेंट धातु देखी थी। उसके बाद आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम हमने देखा था भाई। तो ये कुछ प्रमुख धातुएं थी। इसके बाद हमने जिंक को देखा। जिंक के बाद हमने लोहे को देखा। हमने लोहे के बाद हाइड्रोजन को देखा भाई। हाइड्रोजन के बाद हमने कॉपर। मैंने बताया था भाई हाइड्रोजन से नीचे की धातुएं जरूर याद होनी चाहिए। ऊपर की ज्यादा याद है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों को जरूर याद रखना है आपको। और ये तीनों क्रम बताए थे मैंने। जैसे जैसे मतलब वैल्यू बढ़ती जाती है, जैसे जो आपकी सिक्का धातु होती है, कॉपर हो गया, इसके बाद चांदी हो गई और आपकी सोना, चांदी एजी और एयू, तो ये इस क्रम में रख दें। उसके बाद में बीच में होता है आपका मरकरी और प्लेटिनम, तो ये इस क्रम में होती है पांचों की पांचों। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाती है, अरे सबसे सस्ता कॉपर होता है, उसके बाद चांदी, उसके बाद सोना, तो इस क्रम में रख सकते हैं। ये थोड़ी कम पूछी जाती है, ये बीच में होती है भाई। तो हमने ये पढ़ी, हमने देखा इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव, हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव शून्य था। इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव धनावेशित थे और इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसे थे, ऋणावेशित थे। यही चीज हमने पढ़ी। और हमने देखा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर सक्रियता घट रही थी। धातुओं की सक्रियता मतलब किसी भी एक धातु की दूसरे धातु से अभिक्रिया करने की जो क्षमता होती है उसी को कहते हैं सक्रियता। तो मैं बिल्कुल बल लाइन के टाइप में आपको लिख देता हूं कि कौन कौन सी चीज विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटती है। मैं लिख देता हूं, देखो, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटती है, सही है। यानी कि जो भी चीजें आप लिखने वाले हैं वो सबसे ज्यादा किसकी होंगी, लिथियम की, और सबसे कम किसकी होंगी, सोने की। सबसे कम सोने की। सबसे पहली बात, धात्विक सक्रियता यानी कि धातुओं की सक्रियता ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटती है। बस इतना भी अगर आप याद रख लें तो काफी है भाई। लिथियम की सबसे ज्यादा, उससे कम पोटेशियम की, उससे कम, और जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे धात्विक सक्रियता घटती जाएगी। आपको ये वाली बात याद रखनी है। अगला देखो, धात्विक सक्रियता का मतलब क्या बताया था मैंने, इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने की क्षमता। तो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने की क्षमता भी ऊपर से नीचे की ओर घटती है। और इलेक्ट्रॉनों की त्याग करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं भाई, उसका धन विद्युतीय लक्षण। तो धन विद्युतीय लक्षण भी ऊपर से नीचे की ओर घटता है। बिल्कुल शॉर्ट बता रहा हूं, वन लाइन क्वेश्चन। अगर आप इतनी लाइन भी याद रख लेंगे तो इसका क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं भाई। क्लियर है। अगला देखो, धन विद्युतीय लक्षण और इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम है, सोडियम अगर इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो सोडियम Na+ बनाता है भाई, यानी कि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकृत होने की क्षमता ऊपर से नीचे की ओर क्या होती है, घटती है। अगला, जो धातुएं ऑक्सीकृत होती हैं वो प्रबल अपचायक होती हैं, यानी कि अपचायक क्षमता ऊपर से नीचे की ओर क्या होती है, घटती है।
तो इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये सारी चीजें ऊपर से नीचे की ओर जाने पर घटती हैं। अब कुछ चीजें ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ती भी हैं, तो वो चीजें इधर लिख देता हूं मैं। देखो, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर जो कंडीशन बढ़ती हैं, इसका उल्टा ले लें। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता ऊपर से नीचे की ओर क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। क्लियर है भाई? अगर इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता ऊपर से नीचे की ओर क्या हो रही है, डिक्रीज, घट रही है, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता ऊपर से नीचे की ओर क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर है? अगर धन विद्युतीय लक्षण ऊपर से नीचे की ओर घट रहा है, तो ऋण विद्युतीय लक्षण, ऋण विद्युतीय लक्षण, ऋण विद्युतीय लक्षण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की क्षमता ही ऋण विद्युतीय लक्षण कहलाती है। क्लियर है भाई? अगला देखेंगे। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन त्याग करके कौन सी क्षमता हो रही थी, ऑक्सीकृत होने की क्षमता, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद अपचयित होने की क्षमता होती है। वो क्या होती है, अपचयित होने की प्रकृति ऊपर से नीचे की ओर क्या होती है, लगातार बढ़ती जाती है। अगर उसका अपचयन हो रहा है तो वो क्या होगी, प्रबल ऑक्सीकारक। ये प्रबल अपचयक होती, तो ऊपर से नीचे की ओर जाने पर ऑक्सीकारक क्षमता, ऑक्सीकारक क्षमता क्या होती है, लगातार बढ़ती है। तो इतना क्लियर हो पा रहा है अभी आपको? तो इतना भी अगर आप याद रख पा रहे हैं तो आपके लिए पर्याप्त है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो फिर इस चीज को आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखो, आगे की चीजों को हम पढ़ते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं ऊपर होती हैं वो नीचे वाली धातुओं को उनके विलयन से हटा देती हैं। जैसे हम इसकी बात कर रहे थे कि जिंक धातु को अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो ये कॉपर को यहां से हटा देगी। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये प्रबल अपचायक होती है। क्यों? क्योंकि ये प्रबल अपचायक होती है। तो यहां पर क्या बनेगा भाई, कॉपर, और बाकी का क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट। सही है? अगर आपसे ये पूछा जाए कि कॉपर सल्फेट में चांदी की छड़ डालने पर क्या होगा, तो कॉपर तो सिल्वर के विलयन से सिल्वर को हटा देगा। क्या सिल्वर ऊपर है? क्या सिल्वर हटा सकता है कॉपर सल्फेट के विलयन से? तो आपको याद रखना है, ये अभिक्रिया कभी भी नहीं होगी। तो ये वाली चीज हमने पढ़ी थी। अब मैं इसे रब कर रहा हूं। देखो, फिर आगे की चीजें देखते हैं जो नहीं पढ़नी है हमें। और अगर वीडियो को देखो आप लास्ट तक जरूर देखें, और पसंद आती है तो लाइक जरूर करें, और अपने सभी दोस्तों को, घर परिवार, हर किसी को इसे शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराएं भाई। सही है? चाहे आस पड़ोस का जैसा भी व्यक्ति है, सब्सक्राइब जरूर करा दें, कम से कम कुछ क्वांटिटी तो बढ़ेगी भाई। क्लियर है? तो देखते हैं, देखो आगे की चीजें और हम क्या क्या पढ़ सकते हैं यहां से देखेंगे। अगली चीज हमने देखी थी कि हाइड्रोजन, सही है, हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी धातुएं हैं, हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी धातुएं हैं वे अम्लों में से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती हैं। जैसे अगर हम बात करें जिंक की, जिंक को अगर H2SO4 के विलयन में आप डाल रहे हैं तो ये देखो, जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है भाई, तो जिंक क्या करेगी, इसमें से हाइड्रोजन गैस को निकाल देगी, और बाकी का क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। तो आपको याद रखना है, अगर किसी भी अम्ल से, मान लो HNO3 है आपके पास, और इसके विलयन में आपने लोहा डाल दिया, इसके विलयन में क्या डाल दिया, लोहा, तो लोहा देखो इससे ऊपर है, तो लोहा क्या करेगा, इसमें से हाइड्रोजन गैस निकाल देगा, और फेरस नाइट्रेट यहां पर बन जाएगा। अरे ये आपको याद रहता है, नहीं रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो धातु ऊपर है वो हाइड्रोजन निकालेंगी, बस इतना सा पता होना चाहिए। सही है? अगर जैसे मैं ये लिखूं HCl प्लस सिल्वर, क्या ये अभिक्रिया होगी? कभी नहीं होगी, क्योंकि HCl क्या है, अम्ल, और सिल्वर इससे नीचे होता है, सिल्वर क्या होता है, इससे नीचे, तो ये अभिक्रिया कभी भी नहीं हो सकती। अब तो क्लियर है इतना? अब देखो यहां तक हम पढ़ चुके हैं, आगे की जो चीजें हैं बहुत ध्यान से समझना, अब आपको क्लियर हो जाएगा। देखेंगे, जो क्षार धातु होती हैं और जो क्षारीय मृदा धातु होती हैं, क्षारीय
मृदा धातु होती हैं। इनके बारे में मैं पहले बता चुका हूं आपको। क्षार धातु कौन सी होती है? क्षारीय मृदा धातु सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। पहले वर्ग की धातुओं को क्षार धातु और दूसरे वर्ग की धातुओं को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, आपको बता चुके हैं। तो क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु जो साधारण जल होता है, साधारण जल जो होता है उसमें से हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देते हैं। हाइड्रोजन गैस क्या कर देते हैं भाई? मुक्त कर देते हैं। ये बात आप रट लो, बिल्कुल जगह जगह ये बात पूछी जाती है। जैसे क्षार धातु सोडियम है भाई, अगर सोडियम की अभिक्रिया जल से कराओगे तो जल से अभिक्रिया करने पर यहां से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, सही है, और साथ ही साथ सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड। और आप देख सकते हैं, देखो और किसी को भी देख सकते हैं आप। जैसे मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम की यदि जल से अभिक्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ ही साथ इसमें से कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। तो आप याद रखेंगे ये तो साधारण या ठंडे जल से अभिक्रिया कर लेते हैं, सही है, साधारण या ठंडे जल से। लेकिन कुछ धातुएं हैं जो साधारण जल से अभिक्रिया नहीं कर पाती, वो या तो गर्म जल से अभिक्रिया करती हैं, नहीं तो फिर जल वाष्प से अभिक्रिया करती हैं। तो इस सारणी में आप कैल्शियम से लेकर लोहे तक आए, कैल्शियम से लेकर लोहे तक। बीच की कुछ धातुओं को मैंने छोड़ दिया है, निकल भी इसी में आता है और आपका टिन, लेड सब इसी में आते हैं भाई। तो कार्बन, कैल्शियम से लेकर लोहे तक ये सारी धातुएं गर्म जल से अभिक्रिया करती हैं। किससे अभिक्रिया करती हैं? गर्म जल से। जैसे अगर कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम को हम देखेंगे भाई, ये जो है अभिक्रिया करता है गर्म जल से H2O से। कैसा है? गर्म। और कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम का क्या बनता है? हाइड्रोक्साइड। और यहां से कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। तो ये कभी कभी ये बातें पूछ ली जाती हैं, लेकिन ये चीजें जब पूछी जाएंगी तब आपका एग्जाम बहुत ज्यादा टफ होगा भाई, और आप आसानी से कर देंगे तो आप सिलेक्शन की ओर बढ़ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, देखो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, एक दो बातें याद रखनी है। अगला देखो और क्या पूछा जाता है। जो अब मैं चीज बताने जा रहा हूं वो आपकी व्यावहारिक लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूज होती है। बहुत ध्यान से समझना भाई कि किस धातु की परत को चढ़ाया जा सकता है। जैसे आप समझे, ध्यान से रब कर देता हूं भाई मैं इसे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो नोट भी कर सकते हैं। देखेंगे, देखो अगली चीज हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस प्रकार की धातुओं पर कौन सी परत चढ़ाई जा सकती है। तो मैं एक लाइन बोल रहा हूं, आप उस लाइन को लिखें। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं ऊपर होती हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं ऊपर होती हैं उन पर नीचे वाली धातु की परत को चढ़ाया जा सकता है। उन पर नीचे वाली धातु की परत को चढ़ाया जा सकता है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, देखो आप समझें। जैसे आप लोहे को ले भाई, सही है, लोहे पर चांदी की परत चढ़ाई जा सकती है। जैसे लोहे का टुकड़ा है तो लोहे के ऊपर चांदी की परत चढ़ाई जा सकती है विद्युत अपघटनी सेल के माध्यम से। किसके माध्यम से? विद्युत अपघटनी सेल के माध्यम से, जिसे प्लेटिंग कहते हैं। हमने पहले पढ़ा था भाई धातु प्लेटिंग, तो प्लेटिंग के माध्यम से। अरे विद्युत अपघटनी सेल का या विद्युत अपघटन का एग्जाम्पल था प्लेटिंग, धात्विक मेटल प्लेटिंग, तो उसी को याद रखना है, या इलेक्ट्रिक प्लेटिंग। तो इलेक्ट्रिक प्लेटिंग या विद्युत अपघटनी सेल के माध्यम से विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातुएं ऊपर होती हैं उन पर नीचे वाली धातु की परत चढ़ाई जा सकती है। लोहे पर सोने की परत चढ़ा सकते हैं आप, कॉपर की परत चढ़ा सकते हैं। तो याद रखना, कभी भी ऊपर वाली धातु की परत नीचे वाली धातु पर नहीं चढ़ा सकते। आपने देखा भी होगा, देखो कभी कभी पीतल कहकर लोहे की धातु ही दे दी जाती है, उसके ऊपर पानी चढ़ा दिया जाता है पीतल का। और आपने देखा होगा आर्टिफिशियल ज्वेलरी में ऊपर से पीतल का पानी कर देते हैं, चमका देते हैं और सोने जैसी चीज लगती है भाई, सही है। आपने देखा होगा कच्ची चांदी आप जिसे बोलते हैं, उस पर लोहे पर या किसी एल्यूमिनियम पर, एल्यूमिनियम के ऊपर किसकी पर चढ़ा देते हैं? वो एल्यूमिनियम के ऊपर पर चढ़ा देते हैं। देखो एल्यूमिनियम ऊपर है, एल्यूमिनियम के ऊपर पर चढ़ा देते हैं चांदी की, और वो चांदी लगता है। फिर जब आप देखते हैं तो वो निकलता है कच्चा चांदी। तो आप याद रखना
क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि सोने पर लोहे की परत चढ़ी हुई है? क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि सोने के ऊपर लोहे की परत चढ़ी हुई है? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। सही है, ऐसा आपने सुना ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हो ही नहीं सकता। कभी भी लोहे की परत सोने पर नहीं चढ़ सकती। क्यों? क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में लोहा ऊपर होता है और प्रबल अपचायक होता है, इसी कारण सोने की परत इस पर नहीं चढ़ सकती। अब देखो, इनमें जनरली पूछा जाता है, देखो चांदी की परत तो सोने की धातु पर नहीं चढ़ सकती। कभी भी आपने सोने के ऊपर चांदी की परत चढ़ती हुई नहीं देखी होगी, लेकिन आपने ये जरूर देखा होगा कि सोने के ऊपर सोने की परत चांदी पर चढ़ी हुई है। चांदी भिड़ा दी गई सोना कहकर, और उसके ऊपर किसका पानी चढ़ा हुआ है? चांदी का। आप चांदी की परत कॉपर पर नहीं चढ़ा सकते, लेकिन कॉपर पर चांदी की परत चढ़ाई जा सकती है। कभी भी चांदी पर कॉपर की परत नहीं चढ़ाई जा सकती। तो इससे आप समझ रहे होंगे। तो याद रखना भाई, किस धातु की परत किस धातु पर चढ़ाई जा सकती है, आसानी से आप बता सकते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी अगर आपको याद होगी तो आप देखकर आसानी से बता देंगे कि एल्यूमिनियम के ऊपर सोने की परत चढ़ाई जा सकती है, चांदी की परत चढ़ाई जा सकती है, कॉपर की परत चढ़ाई जा सकती है, लेकिन एल्यूमिनियम की परत ना तो सोने पर चढ़ सकती है, ना चांदी पर, और ना ही कॉपर पर चढ़ सकती है। तो आप इस चीज को क्लियर कर पा रहे हैं या नहीं? तो ये क्लियर है, आप इसके क्वेश्चन करके देखना भाई। और सारे प्रोसेस किसके माध्यम से होते हैं? अगर आप में से किसी ने फैक्ट्री में काम किया है तो फैक्ट्री में प्लेटिंग का प्लांट लगा होता है, और प्लेटिंग के प्लांट के माध्यम से ही विभिन्न धातुओं पर मुख्य रूप से चांदी की प्लेटिंग होती है। चांदी की प्लेटिंग, कॉपर की प्लेटिंग, इनकी प्लेटिंग आम बात है बिल्कुल फैक्ट्रियों में होना, तो वो इसी माध्यम से होती है। सही है। इसके बाद देखो, धातुओं के बारे में तो हमने पढ़ लिया। कुछ क्वेश्चन अधातुओं से भी बनते हैं, नॉन मेटल से, वो जरूर याद रखने हैं आप। तो नॉन मेटल में मुख्य रूप से हम देखते हैं हैलोजनों को। किसे देखते हैं भाई? हैलोजनों को। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं भाई, वीडियो को शेयर जरूर किया करें और कमेंट करके जरूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। कोई कमी लग रही है तो कमेंट करके जरूर बताओ, उसे सही किया जाएगा अगर गुंजाइश होगी तो। देखते हैं, देखो अब आप लिख सकते हैं अधातुओं को। अधातुओं के बारे में क्या क्या पढ़ना है? तो अधातुओं में हमें केवल हैलोजनों को पढ़ना है। किसे पढ़ना है भाई? हैलोजनों को पढ़ना है। हैलोजनें कौन सी होती हैं? तो जब आप आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा इन्हें। अभी आप थोड़ा सा समझ लें। जो आवर्त सारणी होती है आपकी, आवर्त सारणी जो होती है उसमें वर्ग 17 या 7th ए भी कहते हैं इसे, वर्ग 17 या 7th ए में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन भी आता है, लेकिन इसे हम नहीं पढ़ रहे भाई। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये है फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन, ये आयोडीन। तो इन्हें रखा गया है, और ये सारी की सारी क्या हैं? अधातुएं हैं। तो अधातुओं के जो मानक इलेक्ट्रोड विभव हैं वो आप थोड़ा सा याद रख लें। जो आपका आयोडीन है उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव, इन सभी के मानक इलेक्ट्रोड विभव जो हैं वो प्लस में होते हैं। इनके जो मानक इलेक्ट्रोड विभव जो हैं वो किसमें होते हैं भाई? मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? वास्तव में मानक इलेक्ट्रोड अपचयन विभव है। ये मानक इलेक्ट्रोड अपचयन विभव है, तो कल मैं बता चुका हूं इसके बारे में। तो इसका जो होता है 0.54 होता है, प्लस 0.54 होता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ब्रोमीन का जो होता है वो होता है 1.06, और इसका जो होता है 1.36, और इसका होता है 2.47। ये सारे वोल्ट में होते हैं भाई। किसमें होते हैं? वोल्ट में। तो इन्हें याद रखेंगे। अब आपको समझना क्या है, सही है? तो ये याद रखना कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर जो मानक इलेक्ट्रोड विभव हैं वो क्या हैं? घटते हैं। और कैसे हैं? धनात्मक। जबकि हमने धातुओं के देखे थे, धातुओं के मुख्य रूप से अधिकांश धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसे थे? ऋणात्मक। और वहां पर हम धातुओं की सक्रियता को देख रहे थे, रिएक्टिविटी को।
यहां पर भी देखेंगे। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है, जो अधातुएं होती हैं, अधातुओं की जो सक्रियता होती है, सक्रियता, इलेक्ट्रोड विभव बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोड विभव बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी सक्रियता भी बढ़ेगी। और ये अधातुएं हैं, तो जैसे हम धातुओं में सक्रियता किससे देख रहे थे कि धातु शीघ्र ही इलेक्ट्रॉन त्याग देती है, तो वो सक्रिय धातु। लेकिन अधातुएं या हैलोजन इलेक्ट्रॉन त्यागती नहीं है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। तो आपको याद रखना है इनकी सक्रियता का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। इनकी सक्रियता का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। जैसे जो आपकी आयोडीन है, सही है, आयोडीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेती है, आयोडीन आयन। क्या बना लेती है, आयोडीन आयन। इनका ऑक्सीकरण नहीं होता, इनका अपचयन होता। पीछे हम ऑक्सीकरण, धातुओं का सदैव ऑक्सीकरण होता है, अधातुओं का सदैव अपचयन। जैसे आप ब्रोमीन को देखेंगे तो जो ब्रोमीन गैस है, सही है, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाती है भाई, ब्रोमीन आयन। जो आपकी क्लोरीन गैस है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाती है, क्लोरीन आयन। और जो आपकी फ्लोरीन गैस है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाती है, फ्लोरीन आयन। तो आप याद रखेंगे इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता, जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर देखो, मैंने उल्टा लिख दिया है यहां पर, सबसे कम फ्लोरीन का, उससे ज्यादा ब्रोमीन का, उससे ज्यादा क्लोरीन का और उससे ज्यादा आयोडीन का। तो ऊपर से नीचे की ओर जाने पर मानक इलेक्ट्रोड विभव बढ़ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की क्षमता बढ़ रही है। देखो इसमें लिख देता हूं, इसमें ऊपर से नीचे की ओर जाने पर मानक इलेक्ट्रोड विभव, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रहा है। क्या हो रहा है भाई, बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, उनकी सक्रियता ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या हो रही है, बढ़ रही है, सक्रियता बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की क्षमता भी, इलेक्ट्रॉन को यहां पर लिख देता हूं, देखो ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की क्षमता बढ़ रही है, सही है, याद रखना है इसमें। और पूछा जाता है क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता को ही कहते हैं ऋण विद्युतीय लक्षण। क्या कहते हैं भाई, ऋण विद्युतीय लक्षण। तो ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इनमें भी ऋण विद्युतीय लक्षण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आप याद रखना भाई। और अगला आप देख सकते हैं, देखो ऋण विद्युतीय लक्षण के अतिरिक्त अगर इलेक्ट्रॉन त्याग हो रहा है, देखो यहां पर मानक इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 0, और यहां पर -1। तो ऑक्सीकरण संख्या में जब कमी होती है तो उसका क्या होता है, अपचयन, रिडक्शन होता है उसका, सही है। तो अपचयित होने की क्षमता, अपचयित होने की क्षमता घट रही है, ये भी आप याद रखना। और जिनका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होती हैं। तो ऑक्सीकारक क्षमता ऊपर से नीचे की ओर क्या हो रही है, इसमें घट रही है, यानी कि फ्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक है। ये याद रखो, प्रबल ऑक्सीकारक है। हैलोजनों में सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक क्षमता किसकी होती है, फ्लोरीन की, और सबसे कम किसकी होती है, किसकी, आयोडीन की। तो इस बात को आप याद रखना, क्लियर है ये वाली बात। तो जबकि ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आप देख ही रहे हैं यहां पर। अगला देखो, ये सारी बात याद रखनी है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है, अपचयित होने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है, ऑक्सीकारक क्षमता सबसे ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, और ये सबसे ज्यादा सक्रिय भी होती है। तो इतना क्लियर हो रहा होगा भाई, तो ध्यान रखना इस बात को। अगला हम देखते हैं, देखो अब इनका उल्टा देखते हैं कि अगर आपके पास इनके आयन हो, अगर आपके पास इनके आयन हो, जैसे
आई है आपके पास, जैसे फ्लोरीन आयन है, क्लोरीन आयन है, ब्रोमीन आयन है और आयोडीन आयन, ये सारे आयन हैं आपके पास। क्लियर है भाई? तो अब ये किस में बदलेंगे? धातुओं में F2, ये Cl2, और ये किस में बदलेगा? Br2 में, और ये किस में बदलेगा? I2 में। तो यहां पर -1 से 0 हो रही है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है? अब बढ़ रही है, यानी कि अब क्या हो रहा है? इनका ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है भाई? ऑक्सीकरण। तो अब इनकी क्या देखेंगे हम? अपचायक क्षमता। अपचायक क्षमता। नीचे हमने क्या देखा? ऑक्सीकारक क्षमता। तो अगर आप दूसरी बात नहीं समझना चाहते तो उल्टा समझ सकते हैं भाई। अगर फ्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक होगा तो दुर्बल अपचायक होगा। क्या होगा? दुर्बल अपचायक। तो याद रखना, फ्लोरीन का जो आयन होता है वो दुर्बल अपचायक होता है, और आयोडीन प्रबल अपचायक होती है। जबकि ऑक्सीकारक क्षमता ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रही थी, तो आयोडीन गैस प्रबल अपचायक तो हो गई, दुर्बल ऑक्सीकारक होती है। दुर्बल ऑक्सीकारक होती है। और इससे देखो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? देखो किस प्रकार से आपसे ये पूछा जाता है, जो इनके हाइड्रोजन अम्ल होते हैं, जैसे हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, हाइड्रोआयोडिक अम्ल, हाइड्रोआयोडिक अम्ल, इनमें आपसे पूछता है प्रबल अपचायक कौन सा है? प्रबल अपचायक कौन सा है? या फिर आपसे यह पूछेगा अपचायक लक्षण का घटता क्रम या फिर बढ़ता क्रम क्या होगा? तो आपको याद रखना है, फ्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक थी, फ्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक होगी, जबकि आयोडीन क्या हो गई? प्रबल अपचायक। तो यहां पर देखो फ्लोरीन किस रूप में है? H+ में टूटता है और F- में, तो यहां पर F- के रूप में है भाई। तो ये कौन सा वाला गुण होगा? ऑक्सीकृत होने का गुण, ना कि अपचायक होने का गुण। तो याद रखना, इसमें HI प्रबल अपचायक होता है। HI क्या होता है? प्रबल अपचायक। अगर इसका घटता हुआ लक्षण लिखें तो सबसे प्रबल कौन सा होगा? HI, उसके बाद HBr, और उसके बाद HCl, और उसके बाद HF, उसके बाद क्या होगा? HF। तो आप इन दो बात को याद रख पाते हैं तो काफी है। अगला देखो, एक क्वेश्चन और बनता है और बहुत ही जटिल क्वेश्चन होता है, लेकिन मैं आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं भाई। जैसे इसे नोट कर लें आप। अगला आपसे पूछता है कि हैलोजनों का कोई भी लवण दे देगा आपको, हैलोजनों का कोई भी लवण दे देगा, जैसे आपको दिया KBr, सही है? तो आपसे पूछेगा कि कौन सी हैलोजन, यही तो बची भाई, बाकी की Br तो इसमें आ गया, आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, इनमें से कौन सी हैलोजन यहां से Br को रिप्लेस कर देगी? यहां से Br को रिप्लेस कर देगी। तो किसी भी धातु के जो लवण, हैलोजन का जो लवण होता है उसमें से कौन सी हैलोजन उसे विस्थापित कर देगी? तो ये देखने का बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। क्रम क्या होता है भाई? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जो ऊपर होगी, जो हैलोजन ऊपर है, वो नीचे वाली को रिप्लेस कर देगी, उनके लवणों में से नीचे वाले को रिप्लेस कर देगी। मतलब अगर KCl होगा या NaBr होगा या फिर आपके पास KI होगा, तो फ्लोरीन इन सब में सबसे ऊपर है, यहां से Cl को निकाल देगी, यहां से Br को निकाल सकती है, यहां से I को निकाल सकती है। जबकि अगर Cl की बात करें तो जो Cl होता है वो इन दोनों से ऊपर होता है, केवल Cl केवल Br और I को ही हटा सकता है। तो यहां पर देख सकते हैं Br से ऊपर कौन कौन है? Cl और F, यानी कि Cl और F
ये दोनों यहां से इसे हटा सकते हैं। कहने का मतलब देखो ये अभिक्रिया ऐसे होगी F2 KBr इज इक्वल टू, यहां से ये हट जाएगा, फ्लोरीन लग जाएगा, KF यहां पर क्या आ जाएगा भाई, KF आ जाएगा आपका, और यहां से कौन सी गैस बन जाएगी ये Br2। क्लियर है, वो बैलेंस कर देना आप, यहां पर 2 आ जाएगा और ये भी 2 आ जाएगा। क्लियर है, और दूसरा Cl भी यहां से रिप्लेस कर सकती है इसे 2KBr, तो ये रिप्लेस करेगी, तो यहां से क्या बन जाएगा भाई आपका 2KCl प्लस Br2। जबकि अगर I के साथ ये अभिक्रिया लोगे, अगर I के साथ ये अभिक्रिया लोगे तो ये अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आयोडीन दुर्बल ऑक्सीकारक है, किससे, Br से, दुर्बल वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किससे, Br2 से। अब तो क्लियर हो पा रहा है, आपको डायरेक्ट देगा कि KF में से फ्लोरीन किसके द्वारा हटाई जा सकती है, Cl, Br या फिर I या फिर नन ऑफ दीज। तो आप बता सकते हैं भाई KF में से F को विस्थापित कौन सी हैलोजन कर सकती है। तो आप देख रहे हैं हैलोजन, फ्लोरीन तो सबसे ऊपर है, बाकी के सब तो कम इससे ऑक्सीकारक हैं। क्या कोई भी इनमें से इसे रिप्लेस कर सकती है, नहीं कर सकती, तो ये सब गलत होंगे। आंसर कौन सा होगा, नन ऑफ दिस, यानी कि कोई भी इनमें से इसे रिप्लेस नहीं कर सकती। अब तो आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे, आप इसके न्यूमेरिकल करके देखना भाई, और जहां तक मैं समझता हूं जितना लेवल आपका है एग्जाम का उतना आप आसानी से कर सकते हैं। और एक छोटा सा क्वेश्चन और रह गया है, फिर ये चैप्टर फिनिश। अगले वीडियो से हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता भी चुका हूं उसके बारे में। जैसे पीछे हम संक्षारण की क्रिया पढ़ चुके हैं भाई, सही है, हमने पढ़ा है संक्षारण, आपको याद होगा संक्षारण क्या होता है, नमी और वायु और अशुद्धि, गैसों की अशुद्धि की उपस्थिति में कोई भी धातु नष्ट होने लगती है। क्या होने लगती है, नष्ट, और इसी घटना को हम क्या कह रहे हैं, संक्षारण। तो एक दो बातें याद रखनी है, इसके एग्जाम्पल मैंने एक बताया भी था आपको, लोहे पर जंग लगना, और भी एग्जाम्पल हैं, देखो वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक होता है कॉपर या Cu कहते हैं इसे, Cu, या फिर तांबा भी कहते हैं भाई, और इसी के मिश्रण से एक मिश्र धातु बनती है पीतल। तो कॉपर या पीतल की धातु अगर आपने देखी हो तो हरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं इस पर, तो इस पर हरे रंग के धब्बे पड़ना, ये भी किसका एग्जाम्पल है भाई, संक्षारण की, यानी कि हरे रंग के द्वारा वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है कॉपर। आप कभी नोट करना इस बात को। अगला देखो, चांदी आपने देखी होगी भाई, चांदी, या फिर आप लिख सकते हैं सिल्वर को आप कैसे लिख सकते हैं, Ag होता है भाई, चांदी क्या होता है, Ag होता है, तो आप लिख सकते हैं देखो Ag, तो Ag काली पड़ जाती है, काला पड़ जाना। ये सब एग्जाम्पल हैं आपके किसके, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं आपके संक्षारण की क्रिया। लोहा जंग के माध्यम से नष्ट होने लगता है, कॉपर या पीतल उस पर लगने वाले हरे रंग के माध्यम से, धब्बों के माध्यम से नष्ट होने लगता है, जबकि चांदी काली पड़ने लगती है। वो सब किसके एग्जाम्पल हैं, संक्षारण की क्रिया के। तो आप देखो देख भी सकते हैं इसे, लोहे पर जो जंग लगती है वो लोहे का ऑक्साइड बनता है, Fe2O3.XH2O, हमने पढ़ा था भाई, लोहे का ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड बनता है, ये क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड। जबकि इस पर जो हरे रंग का होता है वो होता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, या फिर कॉपर का ऑक्साइड, या ऑक्साइड नहीं लिखें। चांदी जो बनती है वो होता है सिल्वर का सल्फाइड, सही है। तो चांदी पर जो काला रंग होता है वो सल्फर के कारण होता है, कॉपर पर कार्बोनेट के कारण, और लोहे पर
ऑक्साइड के कारण। तो अगर संक्षारण की क्रिया की बात की जाए, क्या संक्षारण की क्रिया को रोका भी जा सकता है? आपने देखा होगा, देखो सोने की चैनें या कोई भी सोने की चीज आप लेते हैं, कुछ समय के बाद वो काली पड़ जाती है, उसे साफ करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है? तो ये होता है। जबकि कभी सोने के बारे में आपने ऐसा नहीं सुना होगा। क्यों नहीं सुना होगा? क्योंकि सोने की क्रियाशीलता सबसे कम होती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में आपने देखा सबसे नीचे होता है, नहीं होता? अभी इसके ऊपर होता है आपका चांदी, उसके ऊपर होता है कॉपर। तो इनकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है, इसीलिए वायु में चीजों से अभिक्रिया करने लगते हैं ये। जबकि इसकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है, ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता। आपने देखो ज्वेलरी देखी होगी, हल्का सा रंग जो फीका पड़ता है, इसमें अशुद्धि के कारण पड़ता है। अगर आप बिस्किट लेंगे 24 कैरेट का बिस्किट जो होता है चांदी का, बिल्कुल प्योर सोना, तो उसका रंग बिल्कुल भी भद्दा नहीं होता है, कैसा भी नहीं होता। 10 साल के बाद उसे देखें, 20 साल के बाद वैसे का वैसा ही रहता है जैसा आप उसे लेते हैं। तो ये कंडीशन होती है। अगर संक्षारण की क्रिया को रोकना हो तो उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो आप याद रखना, देखो नमी और वायु की उपस्थिति में संक्षारण हो रहा है। अगर धातु तक नमी और वायु आने ही नहीं दी जाए तो ऐसा हो सकता है भाई। तो इसके लिए देखो क्या क्या उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय, किसी चीज से इसे ढक दे, इसे ढक दें, ढक दें, पहला उपाय ये हो सकता है। दूसरा उपाय क्या हो सकता है? धातु की सतह पर पेंट कर दें, रंग कर दें, ये उपाय हो सकता है। तीसरा उपाय हो सकता है उसकी सतह पर ग्रीस लगा दें तो वो वायु के संपर्क में नहीं आएगा। चौथा क्या हो सकता है? उस पर किसी ऐसे धातु की परत चढ़ा दी जाए जिसका संक्षारण ना हो, जिसका संक्षारण ना हो। सही है भाई? अगर किसी ऐसे धातु की परत इस पर चढ़ा दी जाए जिसके कारण मतलब जो वायु से अभिक्रिया नहीं करता हो, तो आसानी से उसे रोका जा सकता है भाई। तो इसके लिए ये वाला जो उपाय होता है इसे हम करते हैं लोहे पर जंग लगने से रोकने के लिए। आपने देखा भी होगा नॉर्मल पेंट कर दिया जाता है भाई, ये तो आपने देखा ही होगा। इसके अतिरिक्त इस पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, तो ये याद रखना। और लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को हम बोलते हैं गैल्वेनीकरण या गैल्वेनीकरण। तो आपसे पूछा जाता है गैल्वेनीकरण की क्रिया में क्या होता है? लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। क्लियर है? क्यों चढ़ाई जाती है? लोहे को संक्षारण की क्रिया से रोकने के लिए, यानी कि उस पर जंग लगने की क्रिया को रोकने के लिए, या तो गैल्वेनीकरण और इंग्लिश में कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। जबकि कॉपर के लिए क्या किया जाता है? तो इस पर टिन की परत चढ़ा दी जाती है। किसकी? टिन की परत चढ़ा दी जाती है और इसे रोका जा सकता है। तो आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि संक्षारण की क्रिया पर ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखना, संक्षारण की क्रिया पर ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। मतलब जिस क्षेत्र में लोहा रखा है अगर वहां का टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो जंग तेजी से लगने लगेगी, अर्थात वो तेजी से नष्ट होने लगेगी। और एक और कि जो अशुद्धि होती हैं, अशुद्धि की मात्रा बढ़ाने पर, मतलब वहां के जो रसायन हैं, जो भी चीजें हैं, उनकी मात्रा बढ़ाने पर क्या होता है? तो उनकी मात्रा बढ़ाने पर भी संक्षारण की क्रिया क्या होती है? तेजी से होने लगती है। तो याद रखना, टेम्परेचर बढ़ाने पर, वहां के क्षेत्र में अशुद्धियों को बढ़ाने पर जो संक्षारण की क्रिया है या धातुओं के नष्ट होने की क्रिया है वो लगातार क्या होती है? बढ़ने लगती है। तो इस चैप्टर में केवल हम इतना ही पढ़ेंगे और लगभग हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं भाई। आप प्रैक्टिस पेपर करना, अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखना और वीडियो को शेयर जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियो जो यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ाता आपको मिलती रहे। थैंक यू।